बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। इस केस के नतीजे में इमरान खान साहब घर जा सकते हैं। इस केस के नतीजे में इमरान खान साहब की पार्टी तहलील हो सकती है। इस केस के नतीजे में अब इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो नून लीग के खिलाफ चली गई है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ चली गई है कि इनके भी फॉरेन अकाउंट्स, इनके भी अकाउंट्स चेक किए जाएँ। तो जनाब अब ये जो है वो उल्टा पड़ जाएगा ये मामला, और पीटीआई तो बच जाएगी लेकिन नून लीग फंस जाएगी, पीटीआई तो बच जाएगी लेकिन पीपल्स पार्टी फंस जाएगी, पीटीआई तो बच जाएगी लेकिन मौलाना साहब की जमात फंस जाएगी। ये सारी वो बातें हैं जो पिछले बहुत अरसे से हम और आप सुन रहे हैं। इस फॉरेन फंडिंग केस में आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। ये मामला तकरीबन 2014 से चल रहा है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा अकबर बाबर साहब बहुत पुराने रहनुमा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरी जब पता नहीं बहुत सालों पहले इमरान खान साहब से जब ज़िंदगी में पहली मुलाकात हुई थी उनके घर पर, तब मैंने एक साहब को, एक साहब को जो उनके कमरे में पाया था वो अकबर बाबर थे, और गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बेतकल्लुफ़ी का क्या आलम है खान साहब से उनके। बहरहाल वो उन्होंने फिर पार्टी छोड़ी या निकाल दिया, क्या जो भी हुआ। पीटीआई कहते हैं उन्होंने छोड़ा नहीं, हमने निकाला, वो कहते हैं मैंने खुद छोड़ा है। वो गए और कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग के हवाले से बड़े मसाइल हैं और ये कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस भी चला था, हनीफ अब्बासी साहब गए थे, उसका भी एक रब बनता है, उस डिटेल में जाए बगैर 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे अकाउंट्स की वो पड़ताल करें, जांच करें। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर उस कमेटी को ये भी, उस स्क्रूटनी कमेटी को ये भी कह दिया गया कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी अकाउंट्स की पड़ताल करें। उस वक्त कहा गया था कि एक आध महीने में इसके बारे में बताएं कि क्या है। बहरहाल तकरीबन 3 साल 9 माह तक ये मामला चलता रहा। आज वो रिपोर्ट का इजरा तो नहीं हुआ है, अब आ गए उस रिपोर्ट के बहुत सारे हिस्से मीडिया तक, बाकायदा इजरा तो नहीं हुआ है, लेकिन वो रिपोर्ट फरीकैन को दे दी गई है स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से। ये सारे का सारा इसका बैकग्राउंड है। दोनों पार्टी जिसमें अपनी विक्ट्री क्लेम कर रही हैं। अकबर बाबर कह रहे हैं जी देखें मैं सुरखरू हो गया, जो मैं कह रहा था वो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये मवाद नहीं दिया हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये 31 करोड़ रुपया तो सीधा सीधा हुआ है जिसका हमें कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा। तो अब तो बस तहरीक इंसाफ जनाब आज गई कि कल गई, और अपोजिशन की पार्टीज भी कह रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कह रही है कि भाई ये देखिए हम साबित हो गए, हम सुरखरू हो गए, हम कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग का कोई मामला ही नहीं है, ये इस रिपोर्ट से साबित हो गया। तकरीबन 250 सफ़ात की रिपोर्ट है, हार्डली किसी ने इसको पूरा पढ़ा होगा चूंकि अभी बाकायदा इजरा भी नहीं हुआ और इतना वक्त भी नहीं, और ज़ाहिर इसमें तकनीकी उमूर भी हैं। तो दोनों पार्टीज पॉलिटिकली तो अपनी अपनी इसमें विक्ट्री क्लेम कर रही हैं। हम ज़रा आज के इस प्रोग्राम में आगाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर हैं इस सारे मामले में, शाह खावर साहब तो जहमत दिए, चूँकि ज़ाहिर हम फिर शाह खावर साहब वो कोई तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है, उनके लॉयर ज़रूर हैं, उनके केस को प्लीड कर रहे हैं, लेकिन कोई रुकन नहीं है उनके। तो वो एक पॉलिटिक्स से हट के ज़रा इस केस के मेरिट्स पे बात कर लेंगे, तो हम ज़रा आसान अल्फाज में ज़रा समझ लेंगे, जान लेंगे कि ये क्या है फॉरेन फंडिंग केस, वो इसको किस तरह देखते हैं और उनके ख्याल में इसमें आगे क्या हो सकता है। इस सारे मामले में बात करते हैं। इस केस में तकरीबन पिछले 2.5 सालों से वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह खावर साहब, मशहूर मारूफ लॉयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बता दीजिएगा अगर ये इसमें मैंने पूरी जो तमहीद बांधी है, अगर इसमें कोई नक्श रह गया हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बिकॉज आप इसके लॉयर रहे हैं। अब मुझे सर ये बता दें आगे कि अब इस केस का अगला मरला क्या है। पहले तो ये बता दें कि ये रिपोर्ट आ गई आज, व्हाट नेक्स्ट। जी इसमें वसीम मदानी, ये बड़ा एक टेक्निकल सा मामला है और लोग इसको अभी तक समझ नहीं पा रहे। और मैं यही चाह रहा हूँ कि हम इसको बड़े आसान अल्फाज में आज डिस्कस कर लें अगले कुछ मिनट्स में, ताकि बिल्कुल जरा इजी आसान। जी प्लीज। देखिए जैसे कि आपने अभी फरमा दिया कि ये इसका पस मंजर क्या था और स्क्रूटनी कमेटी क्यों बनी थी, और अब इसमें जो ये है कि अभी 15 दिन के बाद इसकी समाअत होगी। सही है। और वो इसलिए होगी कि चूंकि ये जो रिपोर्ट स्क्रूटनी कमेटी ने मुरतब की है वो दोनों फरीकैन को दे दी गई है कि आप इसको पेरूज करें, इसका मुलाजा करें। सही है। और उसके बारे में आप किसी चीज की अगर किसी नुक्ते की वजाहत करना चाहते हैं तो वो 15 दिन के अंदर अंदर आप तहरीरी शक्ल में है इलेक्शन कमीशन को दे दें। तो इलेक्शन कमीशन उसके बाद हम जो हमारी भी मारूजात होंगी उनको भी और रिपोर्ट की रोशनी में वो फिर अपनी कोई राय कायम करेंगी और उस पर कोई अपना एक फैसला कह लें या अपनी उसमें जो है एक फाइंडिंग जो है वो दे देंगी। लेकिन एक बात जो मैं आज सारा दिन मीडिया पे भी सुनता रहा, हालांकि बड़े अच्छे जो तजिया निगार हैं सियासी, उन्होंने भी इस पर राय जारी की, लेकिन बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। सही है। एक मैंने ये भी आज राय सुनी कुछ तजियाकारों से कि शायद ये ऐसी एक फाइंडिंग आने वाली है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बैन हो जाएगी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है।
इसमें मैं गुजारिश कर दूं कि ये दो यानी तरह आप के कह रहे हैं ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मतलब ये नहीं मुमकिन ही नहीं, यानी अगर मैक्सिमम भी कार्रवाई हो तो भी ये नहीं हो सकता कानूनन, ये कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो कैसे कह रहे हैं वो ऐसे कह रहा हूँ कि जो हमारे इलेक्शन लॉज हैं, जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 था या फिर जो इलेक्शन एक्ट 2017 आया है, उसमें एक चीज जरूर जो है वो कॉमन है, वो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने हर साल अपने आमदन और अपने जराए और अखराजात का गोशवारा जो है ऑडिटेड अकाउंट करवा के इलेक्शन कमीशन को फॉर्म P1 की सूरत में जो है वो सबमिट करना होता है। सही है। और वो हर पॉलिटिकल पार्टी ने करना होता है। सही तो है। अब अगर उसमें ये है कि कोई भी शख्स जो है, कोई शहरी, किसी के भी पिछले 5 साल के अकाउंट जो हैं जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए हैं, उनको मुलायजा करने के बाद उसमें कुछ अगर खामियां हो या बेज़ाब्तियां हो या गैर कानूनियत हो, तो वो इलेक्शन कमीशन को गुजारिश कर सकता है कि हम इसका स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, तो उसकी वो इलेक्शन कमीशन इजाजत दे देगा। सही है। अब उसकी दो सूरतें हैं। एक होता है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी, ये इलेक्शन लॉज में लिखा हुआ है। सही है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में वफाकी हुकूमत को अज़-खुद या इलेक्शन कमीशन उसको ऐसी इंफॉर्मेशन फराहम करे कि ये फलां पॉलिटिकल पार्टी जो है ये किसी गैर मुल्की जो किसी रियासत से जो है वो फंड ले रही है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आने के बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट एक गजट नोटिफिकेशन में उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन करार दे देती है। लेकिन वो बैन करार देने के नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर उनको एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देना पड़ता है, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनली उस पर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अगर ऐसी कोई शवाहिद आए तो वो पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाती है। अच्छा, अभी एक मिनट यहाँ रुकिएगा। अब ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं भाई अगर कि पार्टी तहलील उसी सूरत में हो सकती है जो अगर आपने पूरा तरीका बताया उसका भी फाइनल वर्डिक्ट देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसमें भी आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग के मामले में हो सकता है, और उसमें आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन ये लिखी है मुताल्लिका किताब में कि जिसको किसी फॉरेन स्टेट ने फंड किया हो, यही आप कह रहे हैं जी, वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन शाह खबर साहब इसमें जरा मेरी एक रहनुमाई फरमाए ना, यानी अभी इसमें ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, आपने भी इसी का हवाला दिया है, तो इसका ये जो सेक्शन 204 का सब क्लॉज 3 है, मैं पढ़ता हूँ, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फॉरेन एडेड की डेफिनेशन में उस वक्त आएगा जब कोई स्टेट पैसा दे रहा हो किसी पार्टी को, और यहाँ तो अपोजिशन पार्टीज का भी ये इल्जाम तो है ही नहीं कि कोई फॉरेन स्टेट ने, ठीक है। लेकिन अभी जरा मुझे बताइए, इस पर रहनुमाई कीजिए ना कि इसका सेक्शन 204 का सब क्लॉज 3 इलेक्शन एक्ट 2017 का कहता है, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by any foreign source, इन्हीं कह रहा स्टेट, इंक्लूडिंग एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशन एसोसिएशन और इंडिविजुअल शैल बी प्रोहिबिटेड। तो ये फिर क्या है? देखिए, इसमें जो फर्क है वो ये है प्रोहिबिटेड फंड में और फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी में। जी जी। फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी वो है जिसको कोई गैर मुल्की हुकूमत या रियासत डायरेक्ट जो है वो फंड कर रही है और वो साबित हो जाए। लेकिन सर ये जो मैंने पढ़ा इसमें तो रियासत के साथ साथ मल्टीनेशनल, पब्लिक, प्राइवेट, फर्म, ट्रेड सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो प्रोहिबिटेड फंड्स हैं जो के केस पीटीआई के अगेंस्ट जो बना हुआ था, वो ये था कि वो कोई भी पाकिस्तानी जो है, चाहे वो लोकल हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, और ओवरसीज पाकिस्तानी में भी दो किस्में हैं। एक वो हैं जो कि दोहरी शहरियत के हामिल हैं या वो किसी ऐसे मुल्क में है जिनके पास वर्क वीजा है लेकिन उनके पास पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, यूरोप में बहुत सारे ममालिक हैं, कनाडा है, जहाँ पे वो उन्होंने शहरियत तो उस मुल्क की ली हुई है लेकिन उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो है उसका वो जिसको नाइकॉप कहते हैं वो होल्डर हैं। तो वो भी कानून के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, उसमें फंड कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल कर सकता है। कोई भी कंपनी या कोई भी तिजारती इदारा जो किसी किस्म के ट्रेड में वो मुलविस हो, उसकी तरफ से अगर कोई फंड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आएगा तो वो ममनुआ फंड के जुमरे में आएगा, प्रोहिबिटेड फंड में। और अगर कोई प्रोहिबिटेड फंड किसी पॉलिटिकल पार्टी पे साबित हो जाए और इलेक्शन कमीशन उनको एक शो कॉज देने के बाद अगर ये फैसला कर ले और ये चीज साबित हो जाए इलेक्शन कमीशन को कि कोई ममनुआ फंड जो है वो आया है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में, तो उसका असर ये होता है कि वो जब्त हो जाता है।
और उसके अलावा उसकी कोई इम्प्लीकेशन ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं, अभी वो सवाल अपने खड़ा है मेरा, मैं आपसे बात दोबारा पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि भाई ये फॉरेन फंडिंग का तो केस ही नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है जिसकी मैक्सिमम सजा हो सकती है कि वो अमाउंट कॉन्फिस्केट कर लेगा, कर लिया जाएगा। ये मैं सवाल आपसे बाद में पूछूंगा कि ये कैसे फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, लेकिन मुझे बस इससे पहले एक आखिरी सवाल ये बता दें कि फिर उस सूरत में ये हो सकता है ना, अगर वो हो जाए जो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इस केस का ज्यादा से ज्यादा पीटीआई को नुकसान ही हो सकता है कि भाई एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कॉन्फिस्केट कर ले कि भाई ये ममनुआ फंडिंग है। लेकिन फिर ये तो हो सकता है कि चूंकि हर पार्टी का सरबरा एक सर्टिफिकेट जमा कराता है कि जनाब टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये जो हमने इंफॉर्मेशन जमा कराई है ये बिल्कुल ठीक है, तो उस केस में जो आप कह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन या वो सर्टिफिकेट गलत साबित हो जाएगा जो कि इमरान खान साहब ने जमा कराया, तो फिर कोई भी इंडिविजुअल ये कह के जा सकता है इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत में कि भाई इन्होंने कहा था कि ये फंडिंग सारी ठीक है, इसमें कोई ममनुआ नहीं है, इलेक्शन कमीशन के फैसले साबित हो गया कि ममनुआ है, इसलिए उनका वो स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए 60-1F के तहत साजिश कमी नहीं रहे और मामला ये मुमकिनात में से है। देखिए ये भी एक बड़ा टेक्निकल इशू है। आप देखें जैसे अभी आपने भी फरमाया उसमें ये है कि जो पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 था वो 2017 के एक्ट से पहले लागू था, उसमें भी ये शर्त थी कि कोई भी जो ऑडिटेड अकाउंट जो अपना गोशवारा इलेक्शन कमीशन को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जमा करवाएगी तो पार्टी का सरबराह जो है उस पर एक सर्टिफिकेट देगा कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई ये दुरुस्त है और इसमें कोई भी ममनुआ फंड जो है उसमें शामिल और नहीं। ऐसा सर्टिफिकेट इमरान खान साहब ने दिया है। लेकिन आपको ये एक चीज में फर्क करना पड़ेगा कि एक सर्टिफिकेट में और एक बयान हल्फी में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी किसी बात को जो है छुपाने के इल्जाम में वो नाअहल हुए हैं, और वो किस सूरत में हुए कि अगर उन्होंने जब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो वो जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं तो उसके नीचे वो एक बयान हल्फी देते हैं कि मैंने जो इंफॉर्मेशन ऊपर दी है या फर्निश की है ये मैं हल्फन कहता हूं कि ये दुरुस्त है, और कल अगर को वो गलत साबित हो जाए या गलत बयानी साबित हो जाए फिर तो आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक हो सकता है। लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो नॉर्मली, अब जैसे कि ये सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट के नीचे देना था होता था पार्टी सरबराह ने, तो वो इंफॉर्मेशन है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुरतब की है उसको सर्टिफाई कर रहे हैं, तो वो एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन जहां पे कोई बयान हल्फी दे या अंडरटेकिंग आप कह रहे हैं चूंकि वो जो खान साहब ने कहा है वो वो उसके कंटेंट नहीं बल्कि वो बयान हल्फ ही नहीं है बल्कि सर्टिफिकेट है, तो सर यानी सर्टिफिकेशन है। लेकिन बिल्कुल अच्छा, तो यानी उसकी बुनियाद पर वो इस्तेदा कर सकते हैं कि नायल करार ना दिया जाए, चूंकि मैंने बयान हल्फी नहीं दिया बल्कि मैंने बयान हल्फी में ये नहीं कहा कि इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, बल्कि मैंने सर्टिफिकेट में कहा है कि ममनुआ फंडिंग नहीं है। और वो सर्टिफिकेट भी इस बेसिस के ऊपर कि मेरा एक क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये जो रिपोर्ट मुरतब की है मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उसमें डिटेल में नहीं आता कि नाउ इट रिमाइंड्स मी ऑफ मेनी थिंग्स कि जिसमें अब जब पैनामा या सारे केसेस चल रहे थे उसमें भी कुछ तरह के हवाले आए थे, लेकिन चल मैं उसमें नहीं जाता। मुझे आखिरी बस एक बार फिर सर वही बता दीजिएगा कि अगर इसमें यह साबित हो जाता है अगर कि किसी फॉरेन नेशनल ने, एक लम्हे को मान लें कि साबित हो जाता है ये कि किसी फॉरेन नेशनल ने, वो नहीं जो डुअल नेशनल पाकिस्तानी है, वो भी नहीं जिसके पास नायकॉप है, किसी और फॉरेन नेशनल ने पीटीआई को फंड दिया है, तो उससे ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में पीटीआई फॉल नहीं करेगी। आप यही कह रहे हैं ना, उससे भी नहीं करेगी क्योंकि वो रियासत नहीं है, फॉरेन नेशनल है। जी, अगर कोई फॉरेन नेशनल भी है और वो अगर फंड करता है तो वो भी ममनुआ फंड में आएगा, वो फॉरेन एडेड फंड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक, तो फिर सर फिर मैं अगेन वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सेक्शन 2043 है, फिर ये जो कह रहा है कि एनी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन सोर्स, वो तो फॉरेन स्टेट की बात तो नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कोई भी फॉरेन सोर्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, मल्टीनेशनल हो, कोई भी हो, तो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी वो। नहीं वसीम मुदावी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है वो चूंकि जब पीटीआई के ऊपर ये जब स्क्रूटनी कमेटी बनी तो वो लॉ लागू था, तो उसमें तो दो चीजों की बड़ी वजाहत हुई है। उसमें एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ हुई है। फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, और ममनुआ और प्रोहिबिटेड फंड वाला जो है जो कि इल्जाम था पीटीआई के ऊपर, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीकेशन ये हो सकती है कि वो फंड जो कि ममनुआ डिक्लेयर कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कॉन्फिस्केट हो सकते हैं या रियासत के उसमें जब्त हो जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कि वो ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ये हो सकता है कि जनाब वो एक्स अमाउंट ऑफ मनी कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, और इमरान खान साहब इसलिए नायल नहीं हो सकते कि उन्होंने ये कहा तो है
कि ये पैसे ममनुआ नहीं है, लेकिन ये बयान हल्फी में नहीं कहा, सर्टिफिकेट में कहा है, दोनों में फ़र्क होता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सजेशन पे उन्होंने कहा है, ए क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात। एक ब्रेक लेते हैं। अभी कराची में इस वक्त भी बड़ी तेज़, कुछ इलाकों में तेज़, कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी चल रही है, और कराची में एहतजाज भी हो रहा है। जमात इस्लामी धरना दे रही है, 6ठे दिन में धरना दाखिल होने वाला है। MQM एहतजाज कर रही है, PTI एहतजाज कर रही है। एहतजाज पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जिसने बल्दियाती बिल एक नया मंजूर करवाने की जो की सही की है। ये सारा क्या मामला है, चारों फरीक़न से बात करते हैं ब्रेक के बाद। तो कराची में इस वक्त अजीब गरीब एक माहौल है। जमात इस्लामी धरना दिए हुए है सिंध असम्बली के बाहर, 6ठे दिन में दाखिल हो जाएगा अभी ये धरना। पाकिस्तान, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सड़कों पर है, आज भी उन्होंने एहतजाज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, और सबका एहतजाज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। बल्दियाती इलेक्शन अभी होने हैं, ज़ाहिर है वो एक कानून, आइन, बिल, एक्ट के तहत होते हैं। उस हवाले से एक हालिया कानून साजी की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसमें सबको बहुत एतराज़ है। ये मसला क्या है, इससे क्या होगा, ज़रा इसको अगेन बड़ा आसान अल्फाज में हम बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा, जो कि मिनिस्टर भी हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं पीपल्स पार्टी के, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। कंवर नवीद जमील साहब आज एहतजाजी मुजाहरे से भी खिताब कर रहे थे। डिप्टी कन्वीनर हैं MQM के, सर बहुत शुक्रिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, PTI की नुमाइंदगी करते हैं, हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में फुली जमात इस्लामी से भी होंगे, उनके कराची के सरबरा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। मैं क्विकली अगर पहले ज़रा टू द पॉइंट सर अगर प्लीज़ बता दें, नईमुर कंवर नवीद जमील साहब, आपको इस एक्ट पे, इस बिल पे, मेरे सामने पड़ा है बिल, इस पे एग्जैक्टली क्या एतराज़ है? अगर आप 1 2 3 करके बता दें ताकि बड़ी स्पेसिफिक डिस्कशन करें, क्या एतराज़ है, क्या मसला है? देखिए, ये जो लोकल गवर्नमेंट बिल है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होने के लिए होते हैं। सही है। लेकिन अगर यही मसाइल वफाक या सूबे की सतह पर हल होने लग जाएं तो ये हल नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर एक बहुत मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है, जिसके तहत जो लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं, जिसमें सीवरेज के मसाइल हैं, साफ़ पानी के मसाइल हैं, रोडों के, स्कूलों की, अस्पतालों के, ये सब के सब उसमें दुनिया भर में मौजूद मुल्कों में, आप वाशिंगटन में देख लें, आप न्यूयॉर्क में देख लें, आप टोक्यो में देख लें, आप लंदन में देख लें। सर इस बिल में ऐसा क्या है जो कि सिंध के लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे हैं उनको मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर कर रहा है? इस बिल में ऐसा क्या है? तो इसलिए कि इसमें जितने जो अख्तियारात थे वो तमाम के तमाम सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल उनके पास है कि नक्शे वो मंजूर करेंगे, और जिसके आप देख लें रोज़ आए दिन बिल्डिंगें गिर रही होती हैं, और वो जो उसकी फीसेस वो लेंगे, वो सूबाई हुकूमत जमा होगी। और इसी तरह से रोड वो बना रहे हैं, गार्बेज लिफ्टिंग वो कर रहे हैं। तो इनके पास जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में, जो पीपल्स पार्टी की अपनी हिस्ट्री भी है कि उसने कभी लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं कराए। ये तो अदालतों का भला हो कि उन्होंने ये अहकामात देकर पिछली दफ़ा लोकल गवर्नमेंट का वो हो गया, इलेक्शन हो आपने गया। बिल्डिंग से मुतालिक बताया, तामीरात से मुतालिक और कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताएं कि जनाब ये इख्तियार पहले मेयर के पास सब ले लिया है? देखिए, इसके अलावा जो वाटर बोर्ड था ये पुराने सिस्टम में मेयर के पास होता था। इसके अलावा गार्बेज लिफ्टिंग के लिए इन्होंने अलहदा से एक अथॉरिटी बना के उसको भी हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब। इसके अलावा जो बिल्डिंग अपना मास्टर प्लान है वो प्योर KMC का एक इदारा था, उसको भी उन्होंने ले लिया। अब मैं जरा शैला रज़ा साहब शैला रज़ा साहबा, यहाँ तो शोर ये था कि मेयर को मजीद बाइख्तियार बनाया जाए। वसीम अख्तर साहब का मजाक उड़ा रहे थे कि यार कैसे मेयर है, हाथ में ही कुछ नहीं है। तो आपने मजीद इख्तियारात ले लिए मेयर से। तो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं निचली सतह पर मुंतकली, तो जितना लोकलाइज नुमाइंदा बल्दियाती इलेक्शन के तहत होता है उतना तो और MP और MNA भी नहीं होता ना, तो उसको तो और बाइख्तियार करना चाहिए। आपने मजीद बेख्तियार कर दिया उसको। मैं ये समझती हूँ कि इनको ज़रा गौर से पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब तक जितने गुजरे वो जो थे वो लोकल गवर्नमेंट के, मतलब जो हमारे वो इलेक्टेड
नहीं थे, काउंसिल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, उसको यूनियन काउंसिल का, उसको जो है काउंसिल का हिस्सा होना चाहिए। हमने कहा अच्छा ठीक है। इन्होंने पहले इतराज़ किया था कि जो क्या कहना चाहिए, एक तो मैं भी सो गई थी, बहुत फिर उठी हूँ। इन्होंने पहले ये कहा कि हमारा आइन ये कहता है कि सीक्रेट बैलेटिंग हो। इन्होंने कहा शो ऑफ हैंड से हो, हमने इनका शो ऑफ हैंड मान लिया। इन्होंने बहुत सारे अब इदारे वाटर गिनवाए बोर्ड जो कि का कल अपना तक मेयर के हाथ में थे, आज नहीं है, उसमें बताया ना। मैं बता रही हूँ, वाटर बोर्ड का अपना कानून है, लेकिन उसके बावजूद मेयर को को चेयरमैन बनाया उसका। सॉलिड वेस्ट के भी को चेयरमैन मेयर है। और गार्ड जो है कभी भी पहले भी मेयर के पास नहीं थी, ZMCs जो हैं वो उठाती थी। ZMCs ने जब रेजोल्यूशन पास की कि हम नहीं कर सकते तो आउटसोर्स किया गया। तो ये गलत है कहना। और जो इन्होंने बात की, बड़ा स्ट्रेट सवाल, आपने मेयर को मजीद कुछ इख्तियारात दे दिए? अगर दे दिए तो बताएं, या जी ले दिए लिए हैं। मसलन जितनी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, पीपल्स पार्टी के पास तो कराची की कभी ये सब इख्तियारात नहीं रहे। इन सब की हिस्ट्री निकालें, पता चल रहा है किसके ज़माने में अप्रूव हुई, कब बनी। और पहले कभी भी प्रॉपर्टी टैक्स लोकल गवर्नमेंट नहीं इकट्ठा कर सकती थी, अब प्रॉपर्टी टैक्स भी ये खुद करेंगे। अच्छा जी, नईमुर रहमान साहब, इसके अलावा आप धरने में बैठे हैं अभी, एडवर्टीजमेंट, आप बता दें अब इसको जरा प्लीज, जरा बड़ा सिंपल करके, चूंकि ये अजीब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सईद गनी साहब, यहाँ शहरा साहब, वो कह रही थी हमने तो और बाइख्तियार कर दिया मेयर को, और जाहिर है बाकी सारी सियासी जमातें इसके बरक्स बात कर रही। ये क्या मामला क्या है? नहीं, बहुत वाज़ेह मसला है, कोई इख्तियार नहीं है, सब कुछ ले लिया। देखिए, KDA 2001 से पहले अथॉरिटी था, 2001 में ये डिवॉल्व हो गया, गवर्नमेंट के माध्यम से गया। 2008 में इन्होंने फिर नई नई पॉलिसीज बनाई, MDA, LDA भारत से बना दिया, और फिर इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ KBCA को ACCA करके चले गए, और तरह तरह की चीजों को जो है करके इन्होंने सारे गवर्नमेंट के माध्यम करनी है, और मेयर के सारे खैरात को खत्म कर दिया। 2013 में जब इन्होंने ये पास किया तो दोबारा के साथ इत्यादि थी, और 1 साल बाद तक भी इत्यादि रही थी, लेकिन बहरहाल उस वक्त इन्होंने सारे खैरात छीन लिए। कुछ चंद डिस्पेंसरीज रह गई थी, कुछ अस्पताल रह गए थे KMC के, और वहाँ पर था। वाटर बोर्ड भी इन्होंने अलग अथॉरिटी बना दी है। जो कह रही है कि वाटर बोर्ड का अलग अथॉरिटी है, तो भाई KDA भी पहले एक अथॉरिटी था, जब किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निजाम आया तो डिवॉल्व हो गया, हिस्सा बन गया। इसी तरह वाटर बोर्ड हो या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या KBCA को इन्होंने SBCA कर दिया, ये सारे एक मेयर के तहत नहीं होंगे जब तामीरात मेयर के तहत नहीं होगी, जब पानी मेयर के तहत नहीं होगा, जब ट्रांसपोर्ट मेयर के तहत नहीं होगी, जब कोई ऐसी चीज में कचरा मेयर के तहत नहीं होगा, तो मेयर तो झाड़ू भी नहीं लगा सकता, वो क्या करेगा? तो इसलिए ये कहना कि आपने को चेयरमैन बना दिया या डिप्टी चेयरमैन बना दिया, हायर का इख्तियार नहीं, फायर का इख्तियार नहीं, मालियाती इख्तियार नहीं, तो आप उसको चेयरमैन क्या MD बना दे, कुछ भी बना दे। अच्छा, तो ऐसे शोपीस का क्या फायदा? तो ये सिर्फ बात घुमाने के लिए तालीमी इदारे जो रहे थे वो भी ले लिए। अब मैं आपसे जरा ये आगे जाके पूछूंगा कि अब आप एहतजाजी धरने में बैठे हैं, अब अगर ये ठीक है, आपकी मशीन बहुत कम आ रही है, ठीक है, मैं जरा आपसे आगे जाके पूछूंगा कि अब आप करेंगे क्या? अभी भी आप धरने में बैठे हैं, अगर ये बात नहीं मानते हो तो हो गया ना मंजूर, तो असल में तो करेंगे क्या? मैं आता हूँ आपकी तरफ। लेकिन ये हलीम आदिल शेख साहब वो ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग, कि जब MTM के लोग कहते हैं ना कि जनाब ये शहरी सिंध से दुश्मनी है, तासुब है, या जब आप लोग ये कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी जनाब ये कर रही है, वो कर रही है, तो वो ये कहते हैं कि अगर नईम साहब के पीछे बहुत ऑडियो आ रही है कि प्लीज़ वो गिरा दें, मैं भी बात नहीं कर पा रहा हूँ इतनी ऑडियो। तो हलीम आदिल साहब वो ये कहते हैं कि भाई इंटीरियर सिंध में तो सारे हमारे ही मेयर आने का कभी इम्कान है ना, माजी में भी हमारे अपने मेयर रहे, तो अगर हमें मेयर्स को का इख्तियार कम करना होता तो इंटीरियर सिंध में तो सारा हमारा मेयर रहेगा, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? वसीम भाई, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको एक और एंगल से मैं बता दूं, क्योंकि बड़ा गंभीर सा बात, बड़ा सलीस उसमें मासूमाना अंदाज में, सलीस अंदाज में पूछना चाह रहे हैं। आपने तो पूछ लिया। मैं चाहता हूँ कि उसको आगे बढ़ाते हुए, एग्री करते हुए कंवर नवीद भाई की बात को और नईमुर रहमान साहब की बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, वो तमाम इश्यूज एज इट इज हैं, लेकिन मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूँ। असल मुद्दा ये है कि 2013 का जो एक्ट था वो है कुएं में पड़ा हुआ वो कुत्ता जो अभी तक निकला नहीं है, और कितनी दुम निकाल दे, कान निकाल दे, कुछ कर दे, जब तक पूरा 2013 का एक्ट वापस नहीं होगा। और उसकी वजह आप कहेंगे जी आप लोग कहाँ थे? 2017 में MTM ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी थी, उसके बाद असद उमर साहब और प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 140A की, ये जी बताएं जरा, इलेबोरेट करें चीफ जस्टिस साहब कि ये है क्या
क्योंकि आर्टिकल, ये असल इशू, ये तमाम इशू, मैंने कहा मैं एग्री करता हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कंवर नवीद भाई ने कहा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हाफिज साहब ने कहा, सेम। अब मैं आता हूँ, इशू ये है आर्टिकल 140A, जिसमें क्या है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर डिवॉल्व करनी है। अब डिवॉल्व और डेवोल्यूशन का मतलब क्या है? 3 टीयर्स है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। अब इशू क्या है कि इनके पास एनएफसी इनको खपे, पीएफसी इन्होंने नहीं देना, सूबे पे आके हर चीज रुक जाती है। ये चाहते हैं और आइन बाख्तियार करता है निचली सतह तक, ताकि दुनिया जाने, हम आहंगी पैदा हो, वो बाख्तियार हो, अपने फैसले खुद करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये चाहते हैं कि हम भिखारी बने रहें, जो लोग निचली सतह के लोग हों वो सीएम हाउस का आपको पता है, जब तक बिलावल हाउस से ना आए वो घीसी करे, नाक रगड़े, सिंध सेक्रेटेरिएट में, सीएम हाउस में, बिलावल हाउस में, और वहां कौन लोग बैठे हैं सबको आप जानते हैं। तो वो निचली सतह था। और देखिए हम ये किस खुशफहमी में है, बातें ये तो खुशफहमी में थे कि चारों सूबों की जंजीर, चारों सूबों से उठ गए। ये तो कह रहे थे कि अब केपी में जीत रहे हैं फारिग, कश्मीर में फारिग, जीबी में फारिग, तो अंदरूनी सिंध में भी फारिग गए हैं। लेकिन मैं इसकी बात नहीं करता, आज का टॉपिक नहीं है। हम चाह रहे हैं आर्टिकल 140A के तहत, क्योंकि आइन के साथ आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके तहत वो तमाम इख्तियार जो कि 3rd ईयर तक जाने थे, अब हम तो पहले गए हुए थे। अब ये फंसाना चाह रहे हैं अमेंडमेंट्स तो चंद अमेंडमेंट्स थी, गवर्नर सिंध का एक मैंडेट था, उसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन दे सकते थे, उनमें इन्होंने कुछ बढ़ा के थी, पता था। सही है, तो आपका पॉइंट आ गया, आपकी आवाज भी करनी, ठीक है मुझे, ठीक है। अब अभी आप चारों का ये नुक्ता आ गया कि आप लोगों के ख्याल में बिल में मसला क्या, और शैला साहब ने अपना नुक्ता दे दिया। अब मैं जरा एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इस पर बात करते हैं आराम से कि अब इस पर करना क्या है, इस पर हल क्या निकलेगा। वरना तो बस अभी 2 ढाई 3 महीने में अगर इलेक्शन हो जाएगा तो इसी नए बिल के तहत होगा, तो उसमें नईमुर रहमान साहब क्या कर लेंगे, एमकेएम क्या कर लेगी, इससे बात करते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं, वक्त बहुत कम है इसलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। नईमुर रहमान साहब क्या करेंगे, धरना आपका कब तक चलेगा, क्या करेंगे, कैसे पीपल्स पार्टी को कन्विंस करेंगे? भाई ये इनको रिवाइज करना पड़ेगा, इनको वापस लेना पड़ेगा, इख्तियार देना पड़ेगा, ना किया इनको तो सारे इदारे जो सिटी हुकूमत के तहत है वो वापस करने पड़ेंगे। ये आइन की आर्टिकल 140A के खिलाफ किसी असम्बली को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर आइन के बरखिलाफ कोई फैसला करे, इसलिए इनको वापस लेना पड़ेगा। धरना मौजूद है, ये समझिए तो हम 1 दिन में चले जाएंगे, 3 दिन में चले जाएंगे, आज बारिश में चले जाएंगे। हम बैठे हुए, ये आए, बैठकर बात करें, कब तक बैठे करवाएं, एम्पावर करें, और बैठे हुए नहीं जा रहे। मैं बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं, और दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है धरना। आप आए जरा किसी दिन बैठ जाएं हमारे साथ, और आप देखें कि जब इतनी बारिश के बाद भी लोग नहीं गए तो अब नहीं जाएंगे। अच्छा। अब बात यह है कि इनको एम्पावर करना पड़ेगा। मैं अपने लिए नहीं आया भाई, जमात इस्लामी के लिए नहीं आया, सिंध के अवाम को, आप अपने बल्दियाती इदारों से भी खौफजदा हैं, ये अपनी पार्टी के लोगों को भी इख्तियार नहीं देना चाहते। इनका प्रॉब्लम ये, आपने कहा ना कि मेयर इनके जीत जाएंगे, जीत भी जाएंगे तो इख्तियार नहीं देना चाहते। अच्छा। और कराची में तो ये खौफजदा है ही, कराची का स्टेटस तो अलग है, मेगा सिटी होना चाहिए, डायरेक्ट मेयर का इंतखाब होना चाहिए, तमाम इदारे इसके मातहत होने चाहिए। आप ट्रांसपोर्ट नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? पिछले निजाम में टाउन के तहत कचरा उठता था ना, अभी भी उठवा लें आप। क्यों बनाई आपने मैनेजमेंट? अच्छा। तो आपने तो अस्पताल के खा गए, अब्बासी शहीद 50 साल से केएमसी का अस्पताल था वो भी ले लिया। ले लिया। ये क्या तरीका है यार, ये एम्पावरमेंट है। अच्छा, अब और तो शहला साहब कोई तो वापस लेना पड़ेगा। बड़ी कोई आइडियल कारकर्दगी हो तो सिंध गवर्नमेंट कह देगा हमारी इतनी अच्छी कारकर्दगी है और इसलिए हम ले रहे हैं सारे, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन हलीम आदिल साहब वो कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे शोर मचाते हैं सारे, ये अमेंडमेंट्स वगैरह तो कोई पेश करते ही नहीं असेंबली में, ऐसे ही शोर मचाते हैं, टॉक शोज में आके दुकानदारी करते हैं। भाई वसीम भाई, मैं आपको बता दूं, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। शो में उसमें ब्रेक में बात हो रही थी। देखिए, हर चीज का तरीकाकार होता है। हमारा असेंबली रूल्स और प्रोसीजर के तहत चलता है। उसके आर्टिकल 99 के तहत वो ये है कि कोई भी बिल अगर लाया जाएगा तो पहले इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, फिर कम से कम 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, या उसको सेलेक्ट कमेटी या स्टडी कमेटी में भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर जब वो पढ़ लेंगे तो ये अमेंडमेंट लाएंगे ना। मैंने आपको दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को कि हमने तो बड़ा टाइम दिया, ये ना 2 नंबरिया की है। उस रोज जिस रोज पहली दफा आया ना, रात को हमें एजेंडा भेजा गया, ना दूसरे दिन हाउस पे जाने तक नहीं भेजा गया, पहले दिन आ जाता है। मैं पोजिशन लीडर हूँ, मुझे क्या एमपीए को आता है, नहीं आया। इसलिए सीएम साहब मुराद अली खान साहब फौरी तौर पर उन्होंने लाए और बगैर किसी से बात कराए इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जल्दी है। अरे भाई, उन्होंने
वो तो पहले ले आते और उन्होंने पास करा के भिजवा दिया गवर्नर साहब को। अब सुनिए खास बात, दोबारा जब आया तो नासिर शाह साहब आए मेरे पास, नवीद भाई के पास, शहरयार महर, कि जी आप मुझे पेश कर लेने दें, उसके बाद हम आप लोगों से बात कराएंगे, आपकी राय लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। उनको हमने एक इंसान होते चले साइड लाइन पे आके बोल के गए, उन्होंने पेश किया, इंट्रोड्यूस किया, फौरी तौर पे स्पीकर साहब ने कहा इट्स नो, मतलब मैं कहना चाहता हूँ अमेंडमेंट तो 1 मिनट में पेश की जाती, और उसके बाद हम कहते हैं कि अब ये पूरा वापस ले तो दोबारा बातचीत करें। पॉइंट टेकन, सही है। इसमें एमक्यूएम का आप भी बता दें, फिर शहला साहब फाइनल कमेंट दे देंगी। क्या करेंगे आप लोग, एमक्यूएम पाकिस्तान क्या करेगी? अदालत तो आप जा रहे हैं गवर्नर नवीद साहब, लेकिन अगर अदालत का फैसला जब आएगा तब आएगा, पता नहीं कब आएगा, क्या करेंगे इसके अलावा? सही है, गवर्नर नवीद साहब बता दें जी क्या कर लेंगे एमक्यूएम? इनकी बात खत्म हो जाए मैं कहता हूं, देखिए हमारे पास जो कानूनी, हमारे पास जो भी कानूनी ऑप्शन है वो हम सब तमाम अख्तियार कर रहे हैं। हम अदालत में भी जा रहे हैं और इनका बिल आने से पहले एमक्यूएम ने अपना एक मुकम्मल लोकल बॉडीज़ का बिल बनाकर असेंबली में जमा कराया और इस बिल आने के से कई महीने पहले जमा कराया, लेकिन ये असेंबली में नहीं लेकर आए। असेंबली भी ये यकतरफा तौर पर चला रहे हैं। वहाँ पे स्पीकर साहब जो है वो एक जमात के स्पीकर बनकर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने नहीं लेकर आए। उसके बाद जो हलीम आदिल शेख भाई ने कहा कि जैसे ही इन्होंने पेश किया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट और चाहते थे कि अगले लम्हे में ही वो पास हो जाए। सही है। तो इस तरह अगर बाकी हमारे पास जो ऑप्शन है हम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ऑप्शन रोड पर ही आने का है। उसके बाद हम रोड पर आएंगे और फिर इसके लिए जो भी बात होगी। अब तो शैला साहबा वो सारी बातें हैं जिस पर आप पीटीआई को एतराज करती हैं विफाक में कि देखो मनी बिल पेश कर दिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, अक्सरियत की बुनियाद पे रोन दिया, जमहूरियत है इसलिए बस जमहूरियत का नाजायज फायदा उठाते हैं। वो सारे काम सिंध असेंबली में आप लोग पे करने का इल्जाम आ रहा है। हेलो जी जी शैला रजा साहब बताएं। आवाज नहीं आ रही, बताएं, अब जल्दी करें वैसे ही वक्त खत्म हो रहा है यार। हेलो मेरी आवाज जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं शैला रजा साहब। तब तक आप बता दें हाफिज साहब, तब तक आप बता दें कि ये सारी जमातें एक पेज पर है अपोजिशन की इस मामले पे। शैला साहब को कनेक्ट कर लें जल्दी से। नहीं देखें, अगर मौक़िफ़ के एतबार से तो एक पेज पर है, लेकिन 1 महीना 1.5 महीना गुजर गया है ना, तो अपोजिशन पार्टियां जिनकी मेजॉरिटी बहुत बड़ी तादाद है सिंध असम्बली में, उनको उस तरह से पीटीआई के दोस्त और ये एमक्यूएम वाले तो उस तरह मैदान में नहीं आए। हम ही एहतिजाज कर रहे हैं, हमने कराची बचाओ मार्च किया, हम ही इस वक्त ठीक है, मैं जरा ठीक है दाखिल हो गया। शैला साहब से भी शैला आपको वो इस जद्दोजहद को ठीक है, मैं आपका पॉइंट आगे नहीं करूंगी क्योंकि मेरे ही टर्न है। वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना आपका, मैं तो आपको आज भी नईमुर रहमान साहब ने कहा कि सेंसस गलत हुए, चैंपियन बनी बैठी हुई है हुकूमत में, फेडरल में पीटीआई और एमक्यूएम। 17 नवंबर को जब वो पास हो गया तो उसके बाद जल्दी में ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट बना, तो वो एग्री कर रहे हैं, लेकिन जमात थोड़ी कर चुकी है कि लेटर गया था। तो अब आप लोग खामोश हो जाए ना, 3 मर्द बोल चुके हैं, मुझे बोलने दें, ठीक है। तो इतराफ पीएमएलएन ने भी किया कि सबके पास हमने लेटर भेजा था कि अपनी सजेशंस दें, इन्होंने नहीं किया। हम बिल लेकर आए, इनसे अमेंडमेंट्स मांगी, सजेशंस मांगी, गवर्नर साहब से बात करके दोबारा लाए। इन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स टेक अप नहीं होने दी, राबिया असफर निजामी की। चलो अभी भी आप कह रहे हैं इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है ना, चले देखते हैं अब जो उन्होंने अमेंडमेंट दिए उस पर अमल होता है नहीं होता, अभी देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं वाइंड अप करना है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, चारों का बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।